Okay, the next third family of the receptor is enzyme linked receptors. तो इसकी कौन सी फैमिली है? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज काइनेज एंड काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स, इनका दूसरा नाम है। दीज आर आल्सो नोन एज वन पास रिसेप्टर बिकॉज ओनली पास वन टाइम थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर थे उनको हम क्या कहते थे? सेवन पास रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि वो 7 मरतबा सेल मेम्ब्रेन से गुजरते थे, 7 मरतबा। लेकिन ये वाले जो है वन टाइम गुजरते हैं सेल मेम्ब्रेन से ऐसे। सो दैट्स व्हाई दीज आर दी वन पास रिसेप्टर, इसलिए इनको वन पास रिसेप्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास होना है, वो सिर्फ 1 मरतबा होता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वन पास रिसेप्टर, आल्सो नोन एज वन पास रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट लिगेंड्स। कि ये वाले जो रिसेप्टर है इनके कौन कौन से लिगेंड्स हो सकते हैं? जैसे पीछे हमें लिगेंड पढ़े, उनके न्यूरोट्रांसमीटर है, किसी का डोपामीन है, किसी का एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, किसी का जो है वो एड्रेनालिन है, किसी का नॉर एड्रेनालिन। इसी तरह इन ये जो रिसेप्टर्स है ना, इनके जो लिगेंड्स होते हैं वो इंसुलिन है। ठीक है, वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ग्रोथ फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी सेल की ग्रोथ करवाते हैं। फिर उसके बाद कीमोकाइन, साइटोकाइन, ये दीज आर डिफरेंट केमिकल्स गोइंग टू बी रिलीज्ड इन द इम्यून सिस्टम और इन केस ऑफ एनी पैथोलॉजी और इन्फ्लेमेशन। ये जो कीमोकाइंस और साइटोकाइंस हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ गए थे इन रिसेप्टर्स की टाइप्स। रिसेप्टर्स की टाइप्स अप्रोक्सीमेटली 100 टाइप्स है इन रिसेप्टर की। एंजाइम एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, अभी 2 3 4 आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। फिर एंड यू पीपल ऑलरेडी नो के जो ये रिसेप्टर्स हैं अप्रोक्सीमेटली and in majority of the cases the receptors are the proteins and proteins are made up of the amino acid। तो ये वाले जो एंजाइम और एंजाइम रिसेप्टर है ये ऑलमोस्ट 100 अमीनो एसिड, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 100, सॉरी 1000, कितना, सॉरी 100 मैंने कहा है, 1000 जो है वो अमीनो एसिड रेसिड्यू से मिलकर बने होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये वाले जो रिसेप्टर है इनका रोल है, प्ले रोल मोस्टली इन द सेल डिवीजन। इनका रोल किसमें होता है? सेल डिवीजन में होता है। फिर ग्रोथ में इनका रोल होता है, फिर सेल डिफरेंशिएशन में इनका रोल होता है, टिश्यू रिपेयर में, एपोप्टोसिस में, इम्यून सिस्टम में, एंड सेल प्रोलिफरेशन में इनका क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। ये तब ये रिसेप्टर रिस्पॉन्स देते हैं। या ये वाले जब काम होते हैं ना, अगर सेल डिवीजन होनी हो, सेल की ग्रोथ होनी हो, सेल डिफरेंशिएशन होनी हो, या टिश्यू रिपेयर होनी हो, तो ये वाले रिसेप्टर तब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो हमने पीछे वाले रिसेप्टर पढ़े हैं, जिस तरह जी प्रोटीन का रिसेप्टर पढ़े हैं, जिस तरह लाइगेंड आयन चैनल पढ़े हैं, तो वो कहते हैं वो ज्यादा नॉर्मल फंक्शन का, मतलब है तो ये भी नॉर्मल फंक्शन, लेकिन वो किस तरह की नॉर्मल फंक्शन है? जिस तरह सिक्रीशन को करवाना। ठीक है, जैसे किसी चीज की कॉन्ट्रैक्शन करवाना। ठीक है, न्यूरो को रिलीज करवाना। ठीक है, जो है वो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ठीक है, या ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ठीक है, या जो आई के अंदर प्यूपिल साइज है उसको कम या ज्यादा करना। ठीक है, ये वाले सारे काम कौन करता है? ये आयन चैनल्स और जी प्रोटीन का रिसेप्टर करते हैं। लेकिन ये वाले जो रिसेप्टर हैं वो ये वाले काम करते हैं जो कि अभी आप लोगों को नजर आ रहा है। सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है? सेल अपने आपको, सेल ग्रोथ, सेल ने अपने साइज को बढ़ाना है। सेल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? सेल एक टाइप से दूसरे में कन्वर्ट होना है। टिश्यू रिपेयर, अगर डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर होना है, तो तब ये रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे। एपोप्टोसिस विच इज बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ होती है, उसमें इनका रोल है। फिर इम्यून सिस्टम में इनका रोल है। ठीक है, फिर सेल प्रोलिफरेशन में क्या होता है? सेल के जो नंबर होते हैं इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनका रोल है। फिर उसके बाद इन रिसेप्टर्स की 3 बड़ी फैमिलीज हैं। पहली फैमिली, तो ये जो रिसेप्टर है ना, एंजाइम एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इनकी जो सब फैमिलीज भी हैं, जिसमें जो पहले टाइप है उसको कहते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, फिर जो दूसरे होते हैं, अब ये जो टायरोसिन है ना, ये बेसिकली अमीनो एसिड है। तो ऐसे वाले एंजाइम रिसेप्टर जिनके अंदर टायरोसिन हो एज एन अमीनो एसिड, वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। फिर अगर वो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, ये सीरीन थ्रियोनिन, ये दोनों अमीनो एसिड है। तो अगर उनके अंदर उन एंजाइम रिसेप्टर के अंदर अगर अमीनो एसिड सीरीन थ्रियोनिन हो तो उनको क्या कहते हैं? सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। फिर साइटोकाइन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये 3 इनकी मेजर जो है ना वो सब फैमिलीज हैं इन रिसेप्टर्स की। जिसमें जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है उसमें जो लिगैंड्स होते हैं वो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है। फिर उसके बाद नर्व ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सीरीन थ्रियोनिन का उसमें जो लिगैंड है वो ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, या ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर है। फिर जो साइटोकाइन रिसेप्टर है, जो उनके जो लिगैंड्स होते हैं वो है इंटरफेरॉन्स। ठीक है, फिर इंटरल्यूकिन्स और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि अभी ऊपर हमने रोल पढ़ा ना, कोई सेल को रिपेयर करवाएगा, कोई एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होगा, कोई सेल डिफरेंशिएशन करवाएगा, कोई सेल डिवीजन करवाएगा। तो ये सारे उनमें इनके जो है वो रोल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके जनरल मैकेनिज्म। सबसे पहले हम इन रिसेप्टर्स का जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया। जनरल मैकेनिज्म, फर्स्ट वी विल डिस्कस जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे, सबसे पहले आपको एक रिसेप्टर एक नजर आ रहा है पहले, जिसको मैंने ये वन से जाहिर किया। ये जो ऊपर वाले ये एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपको अंदर एक स्पाइरल शेप नजर आ रही है। फिर अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? स्पाइरल शेप। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स उसको कहते हैं। फिर उसके बाद जो नीचे वाला है ये टायरोसिन काइनेज है। ये क्या है? टायरोसिन काइनेज। अच्छा, और फिर ये उसके ऊपर जो है ना ये टायरोसिन रेसिड्यू लगे। टायरोसिन अमीनो एसिड और काइनेज भी एक एंजाइम है जो कि जिसको टोटली हम मिला के क्या क्या कहते हैं? टायरोसिन काइनेज। ठीक हो गया।
तो इस रिसेप्टर की कौन कौन सी डोमेन है, एक एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है, फिर एक ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है, फिर क्या है टायरोसिन काइनेज डोमेन है नीचे। ठीक हो गया, जिसको टायरोसिन रेसिड्यूज भी हम कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, टायरोसिन रेसिड्यूज। तो इसमें जब सबसे पहले जब इस रिसेप्टर में जब लिगैंड अटैच होता है, तो वो रिसेप्टर जो होता है ना, वो डाइमराइजेशन होती है उस रिसेप्टर की, कन्फर्मेशनल चेंज आता है, क्या होता है कन्फर्मेशनल चेंज, और डाइमराइजेशन होती है, क्या मतलब रिसेप्टर दो में कन्वर्ट हो जाता है, पहले एक रिसेप्टर से आप दो बन जाते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो पहले एक रिसेप्टर से आप दो बन गए हैं, उसी तरह के दो बन गए हैं, और लिगैंड भी उसके ऊपर दो अटैच हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर डाइमराइजेशन। ठीक हो गया, सबसे पहले क्या होगा, लिगैंड अटैच होगा, जो कि एक ग्रोथ फैक्टर होगा, या कोई भी जो कि हमने लिगैंड्स पढ़े हैं पीछे उनमें से कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये रिसेप्टर डाइमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, ठीक है, या इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगी और दो रिसेप्टर बन जाएंगे, द रिसेप्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू टू। ठीक है, दो में कन्वर्ट हो जाता है वो रिसेप्टर। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, ये दोनों रिसेप्टर जो कि बने हुए हैं आपको नजर आ रहा है डायग्राम नंबर 2 में, ये डायग्राम नंबर 2 है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, फिर ये नीचे वाला ये क्या है, टायरोसिन रेजिड्यू, ये टायरोसिन का ये काइनेज, ये टायरोसिन टायरोसिन काइनेज, क्या है टायरोसिन काइनेज रेजिड्यू, ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की फास्फोराइलेशन, ये इसकी फास्फोराइलेशन करते हैं और ये इसकी फास्फोराइलेशन करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फास्फेट ऐड करना शुरू कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एक दूसरे की फास्फोराइलेशन करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑटो फास्फोराइलेशन। कि दोनों रिसेप्टर खुद में पहले अपनी एक रेसिड्यू दूसरे टायरोसिन काइनेज की फास्फोराइलेशन करेगा, ठीक है, और जो दूसरा रिसेप्टर होगा वो साथ वाले की करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो फास्फोराइलेशन। ये क्या होगा, ऑटो फास्फोराइलेशन। जब ये ऑटो फास्फोराइलेशन होती है ना, तो यहाँ पे एक प्रोटीन पड़ी होती है सेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, GRB2 प्रोटीन, या SH2 डोमेन प्रोटीन भी इसको कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम भी होता है सल्फ हाइड्रल डोमेन प्रोटीन, ये जो GRB2। तो जैसे इस प्रोटीन को पता लगता है ना कि ये जो टायरोसिन जो रेसिड्यूज हैं, रिसेप्टर दो में कन्वर्ट भी हो चुका है और रिसेप्टर ने एक दूसरे की क्या कर लिया, फॉस्फोरिलेशन भी कर लिया, तो ये फौरन से एक्टिवेट होकर इधर अटैच हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम नंबर 4 में नजर आ रहा है। ठीक है, ये प्रोटीन पड़ी थी, ये किधर चली जाएगी, इधर, और ये रिसेप्टर के साथ जो है जाएगा, जहाँ पे फॉस्फेट लगे हुए हैं, जहाँ पे फॉस्फेट लगे हुए हैं वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाती है। जब फिर उसके बाद ये जो GRB2 प्रोटीन है, ये क्या करती है, एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, क्या करती है, एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, जिस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, यहाँ पे वो नहीं बनी है। अच्छा, इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इस प्रोटीन का नाम होता है स्पेशल, प्रोटीन का क्या होता है, नाम होता है, और इसको हम कहते हैं सन्स ऑफ सेवन प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या नाम है, सन्स ऑफ सेवन प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, सन्स ऑफ सेवन प्रोटीन। ठीक हो गया, ये GRB2 जब प्रोटीन जब ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन काइनेज के साथ अटैच हो जाती है, तो ये सन्स ऑफ सेवन प्रोटीन को एक्टिवेट करके कैसे करती है, फॉस्फोराइलेट कर देती है, इसके ऊपर फॉस्फोराइलेट कर देती है। फिर ये सन्स ऑफ सेवन प्रोटीन जो है, ये किसको एक्टिवेट करती है, रास प्रोटीन को, किसको एक्टिवेट करती है, रास प्रोटीन को, दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर क्या होता है, ये रास प्रोटीन किसको एक्टिवेट करती है आगे, अच्छा ये कैसे प्रोसेस होती है, सारे फॉस्फोराइलेशन होती है, क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन, ये इसकी फॉस्फोराइलेशन कर देती है कौन, सन्स ऑफ सेवन प्रोटीन किसकी फॉस्फोराइलेशन कर देती है, रास, RAS, रास प्रोटीन, विच इज अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद क्या होता है, राफ प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, कौन, रास प्रोटीन, राफ कैसे, बाय फॉस्फोराइलेशन। फिर राफ प्रोटीन जो है वो मैक प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, मैक प्रोटीन जो है वो मैप प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, और मैप प्रोटीन जो है वो जाती है न्यूक्लियस में, वो किधर जाती है, सेल न्यूक्लियस, दिस इज द सेल न्यूक्लियस, ये सेल के न्यूक्लियस में जाती है, और फिर वहां पे क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की फॉस्फोराइलेशन करती है, ये क्या, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की फॉस्फोराइलेशन करती है यहाँ पे। ठीक हो गया, और फिर क्या होती है, जीन एक्सप्रेशन और रिस्पॉन्स मिलता है आगे, फिर हमें आगे क्या मिलता है, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। वो क्या होता है, वो एपोप्टोसिस भी हो सकती है, वो सेल डिवीजन भी हो सकती है, ठीक है, वो DNA की रेप्लिकेशन भी हो सकती है, वो DNA की ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकती है, ठीक है, वो जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकती है, ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन, तो ये सारा मतलब जब हमने नया सेल बनाना है, सेल की ग्रोथ है या रीजनरेशन है, या सेल की डेथ करवानी है, तो ये वाले रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, एंड दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिसेप्टर, ये इनका जनरल मैकेनिज्म है। ठीक है, फिर इसी तरह के दो तीन सब टाइप्स हैं इसके, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे विद सम मॉडिफिकेशन, आगे प्रोटीन्स बदलती जाएंगी, ठीक है, और ये जनरल मैकेनिज्म है, ये क्या है, दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। फिर आगे लाइगेंड के बदलने की वजह से कुछ चेंजेस आ जाती हैं इस सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन में, ये अंदर जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन या कैस्केड पाथवे, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन और कैस्केड पाथवे। तो अगर यहाँ पे ये जनरल हमने पढ़ा कि अगर ग्रोथ फैक्टर होगा तो ये वाला मैकेनिज्म चलेगा, अगर इंसुलिन होगी, जैसे हमने पढ़ा कि इंसुलिन जो है वो भी एंजाइम रिसेप्टर के जरिए काम करती है, अगर इंसुलिन होगी तो अंदर कुछ प्रोटीन्स चेंज हो जाएगी, लेकिन बाकी चीजें सेम रहेंगी, तो कुछ प्रोटीन चेंज होती जाएंगी, और इस तरह रिसेप्टर आगे सब टाइप्स है, जिसमें आगे जैक स्टार्ट पाथवे आएगा, फिर इंसुलिन किस तरीके से ग्लूकोज के सेल के अंदर लेके आती है वो मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना दो तीन और मैकेनिज्म होंगे। ओके, अब हम इसको
एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये रिसेप्टर है, इसकी एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये अंदर टायरोसिन काइनेज है। ठीक है, so जब लिगैंड अटैच होगा फिर क्या होगा, देयर विल बी द कन्फर्मेशन चेंज एंड रिसेप्टर डाइमराइजेशन। वो डाइमराइजेशन क्या होगा, जब डाइमराइजेशन हो जाएगी फिर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है, इसमें जो काइनेज रेसिड्यूज है, ये टायरोसिन काइनेज जो है वो एक दूसरे की ऑटो फास्फोरिलेशन करेंगे, एक दूसरे की फास्फोरिलेशन करेंगे। ठीक हो गया। और फिर क्या होगा, जैसे ही फास्फोरिलेशन हो जाएगी तो जीआरबी प्रोटीन जो है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट। और जीआरबी प्रोटीन क्या करती है, सन्स ऑफ सेवन प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, या रास प्रोटीन को एक्टिवेट करती है। और ये एक्टिवेशन कैसे होती है, साथ फास्फोराइलेशन होती जाती है। जीडीपी अगर अटैच है तो जीडीपी के साथ रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, रॉस प्रोटीन एक्टिवेट होती है, फिर मैक प्रोटीन, फिर मैप प्रोटीन। ठीक है, ये भी एंजाइम होते हैं काइनेज, जैसे जैसे मैप काइनेज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा आगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की फास्फोरिलेशन होती है, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर हम इधर देखो, यहाँ पे यही बातें लिखी है। These receptors are made up of the tyrosine residues. Tyrosine residues are present in the intracellular domain. जैसे कि अभी आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया। So that's why called tyrosine kinase receptors. So that's what they are called as tyrosine kinase receptors. फिर क्या होगा, ligand attached with the extracellular domain. Due to attachment of ligand, this receptor undergo dimerization. There will be formation of two receptor. दो receptor बन जाएंगे। And formation of two molecule, दो molecule बन जाएंगे receptor के। फिर क्या होगा, both newly form do phosphorylation of each other. So that's what this is called as autophosphorylation. जो दो नए receptor बने वो एक दूसरे की phosphorylation करेंगे, राइट। फिर वो क्या करता है आगे, देन टायरोसिन कैन डू फॉस्फोराइलेशन ऑफ द सल्फ हाइड्रेट डोमेन प्रोटीन। ठीक है, उसकी वो अटैच हो जाएगी, उसके बाद फिर वो एक्टिवेट हो जाएगी। द अदर नेम फॉर द सल्फ हाइड्रेट डोमेन प्रोटीन इज जीआरबी प्रोटीन। ये देखो, ये नीचे मैंने दिखाया ना, नीचे ये ये जो है, ये वाली प्रोटीन, ये जो ब्लैक कलर की है, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, जीआरबी 2 और सल्फ हाइड्रेट डोमेन प्रोटीन। इसका दूसरा नाम क्या है, सल्फ हाइड्रेट डोमेन प्रोटीन, GRB2 protein. This sulfide domain protein then activate the sons of 7 protein. ठीक है, then sons of 7 protein then activate the RAS protein. So RAS protein activate another protein called RAF protein. This RAF protein activates another protein called MEC protein. ठीक हो गया, MEC protein activates the MAP protein kinase. ठीक है, ये एंजाइम होता है MAP kinase, पाथवे भी होता है ये। मैप एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। ये एंटर होता है, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे, उनको फास्फोराइलेशन करता है उनकी। हमें पता है जब भी किसी चीज की सेल में फास्फोराइलेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड दिस एक्टिवेट्स जीन, जीन आती है, फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, नई प्रोटीन बन जाती है, जिसके बाद हमें क्या मिलता है, देन वी गेट द रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्सेज कौन कौन से हैं, तो जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, पीछे रोल रोल ऑफ दीज रिसेप्टर, ये रोल या तो सेल डिवीजन हो जाएगी, या सेल की ग्रोथ हो जाएगी, सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगी, या टिश्यू रिपेयर हो जाएगा, या एपोप्टोसिस होगी। सो दिस द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और टायरोसिन काइनेज receptors. Okay, the next is JAK-STAT pathway, right? It is, you people can say that it is the subdivision of enzyme and enzyme linked receptor. ये एंजाइम और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की जो है ना वो सब टाइप है। कौन, जैक एंड स्टैट पाथवे। ठीक है, ओके, इट इज सब टाइप ऑफ एंजाइम एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। भी हम लोगों ने पीछे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है ना। या उनको हम क्या कहते हैं, काइनेज एंड काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। क्यों, क्योंकि उसमें काइनेज था और टायरोसिन थी। क्या थी, टायरोसिन थी और क्या था, काइनेज था। तो इसलिए इनको, ये जो जैक स्टैट जो रिसेप्टर है, ये जैक स्टैट पाथवे है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, बिकॉज इन दीज रिसेप्टर्स द टायरोसिन अगेन इज देयर इन दीज रिसेप्टर्स, जैक स्टैट पाथवे और जैक स्टैट रिसेप्टर्स। ठीक हो गया। बेसिकली लिसन, जिस तरह हमने पीछे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में पढ़ा था कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर उनमें रिसेप्टर्स तो जो है वो जो है हम कह सकते हैं कि प्रोटीन थी एक, दैट इज एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन 7 टाइम्स। इसी तरह फिर जी प्रोटीन हमने उनको क्यों कहा था, क्योंकि वो रिसेप्टर जी प्रोटीन के जरिए काम करते थे, क्योंकि वो रिसेप्टर क्या करते थे, जी प्रोटीन के जरिए काम करते थे, इनके इसलिए हम उनको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते थे। अब उसी तरह काइनेज और टायरोसिन काइनेज लिंक रिसेप्टर्स जो है, इनमें टायरोसिन रेसिड्यूज मौजूद हैं। इन रिसेप्टर सारे जो जो भी हम टाइप्स पढ़ेंगे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स की, तो वहाँ पे टायरोसिन इज मस्ट, टायरोसिन लाजमी होगा वहाँ पे। बाकी बाकी चीज़ें बदलती रहेंगी, जिस तरह जी प्रोटीन के रिसेप्टर में जी प्रोटीन बदल रही थी तो आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन बदल जाता था। इसी तरह इन केस ऑफ दीज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर और एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स में क्या होता है कि रिसेप्टर वही रहता है, रिसेप्टर वही रहता है टायरोसिन, मतलब वो टायरोसिन रेजिड्यू से मिलकर बना है, लेकिन आगे जो चीज़ें वो चेंज होती रहती है। उस पीछे वाला जो पाथवे था वो दैट वाज द जनरल पाथवे। इसमें अब आगे स्पेसिफाई होती जाएंगी, देखिए अगर जैक स्टैट पाथवे चलेगा तो ये काम होगा और ये वाला लाइगेंड करें। ठीक है, इसी तरह जो है ना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है ना वो रिसेप्टर्स डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन को चलाते हैं। ठीक है, जिस तरह वहाँ पे जी प्रोटीन में क्या होता था, जैसे कि आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जी एस सिस्टम चलता था तो साइक्लिक एम्पिक लेवल ज्यादा होता था। ठीक है, जी सिस्टम चलता था तो IP3 के लेवल बढ़ता था। इसी तरह अब अगर टायरोसिन काइनेज वाला मैकेनिज्म चलेगा तो मैप काइनेज चलेगा, जैक स्टैट वाला चलेगा तो आज जो हम पढ़ेंगे वो चलेगा। तो इस तरह ऊपर से फंडामेंटल्स द बेसिक्स आर द सेम बट द सिग्नल ट्रांसडक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये सो दिस इज द स्लाइड डिफरेंट ऑफ these receptors, right? Okay, it is सब टाइप ऑफ एंजाइम एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, राइट। थर्ड टाइप, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना फर्स्ट डिस्कशन में कि 3 फैमिलीज हैं इनकी, तो इसमें ये थर्ड टाइप है। इट इज आल्सो कॉल्ड टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एप्लीकेशंस का क्या मतलब है, जो हमने पढ़ा ना जैक स्टैट, तो ये जैक भी एक प्रोटीन है, एंजाइम है, और स्टैट भी एक प्रोटीन है।
ठीक है, तो जैक का क्या मतलब है? जानस काइनेज। जैक का क्या मतलब है? जानस काइनेज। और जो स्टैट है इसका क्या मतलब है? सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। These both JAK and STAT are basically proteins, right? Parts of JAK and STAT proteins. Okay. There are three parts of the JAK protein. SH2 domain. ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने ये पीछे जो हमने जनरल पाथवे पढ़ा था, एंजाइम एंड एंजाइम रिसेप्टर का, या जो टायरोसिन काइनेज, उसमें एक सेल्फ हाइड्रल डोमेन प्रोटीन होती थी। इसी तरह इसमें भी जो जैक प्रोटीन है उसकी फिर आगे फर्दर जो है ना वो पार्ट्स होते हैं। SH2 डोमेन एक होती है, एक क्या होती है FERM। ये इसकी क्या एब्रिविएशन, इसमें आप लोगों के पास, आप लोगों के सिर्फ डोमेन्स के नाम याद रखने, राइट? FERM डोमेन है और एक काइनेज डोमेन है। ठीक हो गया? फिर अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्टैट प्रोटीन, सो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। SH2 डोमेन, ठीक है, जो कि 2 अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीट से मिलकर बनी है, राइट? फिर आगे जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन, राइट? बिकॉज स्टैट प्रोटीन बेसिकली गोज इनटू द न्यूक्लियस। वी विल सी डाउन द रोड व्हाट हैपेंस बेसिकली विद द स्टैट प्रोटीन। नेक्स्ट इज द डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये भी स्टैट है, क्योंकि मैंने कहा ना कि दिस स्टैट प्रोटीन बेसिकली एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस, enters into the nucleus. So that's why it has some type of its parts. Those have ability to bind with the DNA, right? So that's why it is known for its DNA binding sites, right? ओके, फिर हम आगे आगे नेक्स्ट क्या है? जो टायरोसिन काइनेज, सॉरी, ये जो जैक सेट पाथ है, इसमें जो जैक प्रोटीन है, जिसमें स्टाइल प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस तरह जैक 1 प्रोटीन, जैक 2 प्रोटीन, जैक 3 प्रोटीन एंड जैक 4 प्रोटीन। फिर इसी तरह लाइकवाइज द स्टाइल प्रोटीन हैज आल्सो इट्स सब टाइप्स, जिसमें स्टैट 1 है। क्या है? स्टैट 1 प्रोटीन। फिर उसके बाद स्टैट 2 प्रोटीन, स्टैट 3 प्रोटीन, स्टैट 4 प्रोटीन, स्टैट 5 प्रोटीन एंड स्टैट 6 प्रोटीन, right? Okay, now come towards the mechanism. First, I will discuss with the diagram. Then we will see the mechanism as we have done in the previous discussion. पहले हम डायग्राम के जरिए मैकेनिज्म देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये इसकी जो थ्योरी लिखी है हम इसको देखेंगे। Okay, now listen. This is basically the mechanism. This is the mechanism pathway of the JAK STAT receptors, right? Okay. What basically happens, as you will have already studied in case of tyrosine kinase receptors, कि क्या होता है? ये रिसेप्टर है। डायग्राम नंबर ए में क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? रिसेप्टर है। फिर उसके बाद क्या होता है? जो डायग्राम नंबर बी है उसमें क्या होता है? देयर इज द रिसेप्टर डायमराइजेशन, एज वी ऑलरेडी नो दिस प्रोसेस। कि क्या होता है? व्हेन द ligand is going to when the ligand is going to when the ligand is going to attach with the receptor, it undergoes dimerization because the receptor is shifted into two सिमिलर रिसेप्टर्स। पहले एक था, अब उसी तरह का एक और बन गया, दो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम नंबर बी में नजर आ रहा है, और लाइगेंड उसके दरमियान में अटैच है। अच्छा, जो हमने प्रीवियस डिस्कशन की थी उसमें मैंने क्या कहा था कि जो दूसरे रिसेप्टर में था उसके ऊपर अलग लाइगेंड लगता है, जो कि मॉलिक्यूल आ रहे होते हैं ऊपर से लाइगेंड के। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो दोनों रिसेप्टर के साथ एक ही लाइगेंड लग सकता है, या अलग अलग रिसेप्टर के साथ अलग अलग लाइगेंड भी अटैच। दिस नो बिग डील, राइट? ओके, अब क्या होगा? रिसेप्टर की डायमराइजेशन हो गई है। रिसेप्टर की क्या हो गई? डायमराइजेशन। अब आगे क्या होगा? बेसिकली वहां पे क्या था? ऑटोफॉस्फोराइलेशन। क्या था? ऑटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? लिसन एंड रिमेंबर, जो पिछले वाला हमने टायरोसिन का रिसेप्टर पर, जहां से इट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट, इट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। क्या क्रिटिकल पॉइंट है? होता क्या बेसिकली? पिछले वाले रिसेप्टर उसमें हमने कहा था इट इज ऑटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि उसमें रिसेप्टर्स और जो काइनेज था, एक टायरोसिन था, जो रिसेप्टर भी था वो टायरोसिन से मिलकर बना हुआ था, और जो काइनेज था उस जो कि फॉस्फोराइलेशन करता था, वो भी रिसेप्टर के साथ अटैच होता था। काइनेज जो एंजाइम था, जो कि एक वाला काइनेज साथ वाले की फॉस्फोराइलेशन करता था और दूसरे वाला काइनेज अपोजिट वाले की फॉस्फोराइलेशन करता था। और वो दोनों काइनेज जो थे, डिफरेंस क्या है गौर से? डिफरेंस ये है कि जो दोनों काइनेज थे वो टायरोसिन रिसेप्टर के साथ अटैच थे ऑलरेडी शुरू से। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है क्या? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायग्राम नंबर ए में सिर्फ रिसेप्टर है, उसके साथ कोई एंजाइम जो है ना वो नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन आगे फिर आपको जैक एंजाइम नजर आ रहा है। आगे आपको क्या नजर आ रहा है? जैक एंजाइम विच इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद द रिसेप्टर, इट इज जस्ट मूविंग अराउंड द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ ये देखो, ये जैसे जिसको मैंने रेड से भी शो किया, ये देखो, ये बिल्कुल भी रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं था पहले। ये बिल्कुल इधर घूम रहा है आगे रिसेप्टर, जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे। लेकिन जो पीछे वाला रिसेप्टर था उसमें ऐसा नहीं था। मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, अगर इफ आई कैन शो पीपल यू पीपल। ये देखो इस वाले डायग्राम में, ये देखो, इसमें ये देखो, ये काइनेज डोमेन है। ये देखो इस तरह ना, ये देखो, ये काइनेज वाली डोमेन है, ये वाली, और ये डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ अटैच है। ठीक है ना? लेकिन जो हमारा ये वाला पाथवे है, जो हमारा ये वाला पाथवे है, इसमें ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें ये जो काइनेज, सॉरी, इसमें जो जैक एंजाइम है, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद द रिसेप्टर, इंस्टेड इट इज रोमिंग अराउंड द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो अब क्या होगा? जैसे ये रिसेप्टर डाइमराइज होगा तो ये जो जैक एंजाइम है, इट विल कॉज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ रिसेप्टर। अब यहाँ पे क्या होगा? JAK, different JAK enzymes are roaming around the inner side of the cell membrane. तो जैसे it will see the receptor has undergone dimerization, it will come towards that receptor.
व्हेन ही विल सेंस द रिसेप्टर हैज बीन डायमराइज्ड, राइट। फिर अब क्या होगा, दो जैक एंजाइम क्या करेंगे, एक वाला जैक एंजाइम दूसरे की फॉस्फोराइलेशन कर देगा अपोजिट वाले रिसेप्टर की, और जो दूसरे वाला जैक होगा वो अपोजिट वाले की क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक डोमेन जा रही है इधर, और इसने इस टायरोसिन, ये है रिसेप्टर का, ये दूसरे वाला टायरोसिन है रिसेप्टर का, ठीक है। फिर अब उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं कि दो फॉस्फेट अटैच हो गए अपोजिट साइड पे, जो है ना वो फॉस्फेट लगे हुए हैं, ये पिंक कलर में। एंड लिसन, ये वाली जो फॉस्फोराइलेशन है, दिस इज नोन एज ट्रांस फॉस्फोराइलेशन। पीछे वाले में क्या था, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे क्या है, ट्रांस फॉस्फोराइलेशन। क्यों, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कि पीछे वाले में काइनेज एंजाइम डायरेक्टली अटैच था, तो हम उसको रिसेप्टर का हिस्सा समझते थे, और रिसेप्टर ने एक अपोजिट डाइमर्स की फास्फोराइलेशन की थी, तो चूंकि वो रिसेप्टर्स के साथ काइनेज लिंक था और उसने अपनी फास्फोराइलेशन की थी अपने डिफरेंट पार्ट्स की, तो इसलिए हमने उसको ऑटो फास्फोराइलेशन कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसेप्टर के साथ एंजाइम अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी जो जैक एंजाइम है अगर अटैच नहीं है, लेकिन वो रिसेप्टर की क्या कर रहा है, अपोजिट रिसेप्टर्स की दो जैक एंजाइम फास्फोराइलेशन कर रहे हैं। तो उस वाली फास्फोराइलेशन में और इस वाली फास्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या, वहां पे जो एंजाइम था वो रिसेप्टर के साथ अटैच था, इसलिए उसको ऑटो फास्फोराइलेशन कह दिया था हमने। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है ना, वो चूंकि रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, वो रिसेप्टर से अलग है, लेकिन फिर भी वो अपोजिट की फास्फोराइलेशन कर रहा है, इसलिए क्या कर रहे थे, ट्रांस फास्फोराइलेशन। समझ गए, दिस इज द डिफरेंस हियर, बिकॉज इन केस ऑफ phosphorylation, auto phosphorylation and transphosphorylation। ठीक है, अब आगे, नाउ द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज वेरी इजी। ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होगी, अब क्या होगा, एज ट्रांसफॉस्फोराइलेशन विल अकर, द हियर इज द स्टैट प्रोटीन, एज यू विल कैन सी। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के आप लोगों को हार्ट्स नजर आ रहे हैं, ये SH2 डोमेन है किसकी, स्टैट प्रोटीन की। जैसे ही ऑटो फास्फोराइलेशन होती है रिसेप्टर की, ये स्टैट प्रोटीन उनके साथ जाकर क्या हो जाती है, अटैच और एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिव। जैसे ही एज दिस स्टैट प्रोटीन sees or sense the two opposite receptor has been phosphorylated by JAK enzyme, this stat protein become attached with those phosphates and becomes active। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये एक्टिवेट हो जाती है ना, व्हेन द स्टेट प्रोटीन बिकम एक्टिव, नो इट विल बी डिटैच फ्रॉम दैट फास्फोराइलेटेड रिसेप्टर्स, राइट, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम नंबर सी। ये जो डायग्राम मैंने सी शो किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेट प्रोटीन जो है ये इधर पहुंच गई है। अब क्या होगा, अभी आप लोग नीचे ब्लू कलर का लिखा हुआ है इंपोर्टेंट प्रोटीन, नाम क्या है, इंपोर्टेंट प्रोटीन। जैसे ही ये स्टेट प्रोटीन एक्टिवेट हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर अब मौजूद है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, ठीक है, ये इस स्टैट प्रोटीन के ऊपर जाके अटैच हो जाती है। अच्छा, अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये जो आप लोगों को एक ब्लैक सा डॉट नजर आ रहा है, ब्लैक डॉट ऑन द स्टैट प्रोटीन, स्टैट प्रोटीन के ऊपर, नो यू कैन सी अ ब्लैक स्पॉट ऑन द स्टैट प्रोटीन। ये एक साइट है, जगह है, किसकी, स्टैट प्रोटीन की, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइज्ड सिग्नल। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइज्ड सिग्नल। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइज्ड सिग्नल। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, और इसको मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, ये जो ब्लैक एरिया है स्टैट प्रोटीन का, ये वाला, ये, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड सिग्नल। अच्छा, ये जो ब्लैक एरिया, ये जो ब्लैक एरिया, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइज्ड सिग्नल। अच्छा, अब ये स्टार्ट प्रोटीन एक्टिव है, इसके साथ क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रोटीन आके अटैच हो जाएगा। अच्छा, लिसन एंड रिमेंबर, व्हेन देयर इज ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक सॉरी, ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिकिंग हैपनिंग इन इन न्यूक्लियस, क्या मतलब है आप लोग भी कह रहे हैं सर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर जा रही है, क्या न्यूक्लियस के अंदर जा रही है, कहां से, साइटोप्लाज्म से, तो क्या होता है, हमेशा उसके साथ इंपॉर्टेंट प्रोटीन अटैच होती है। ठीक हो गया, कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो सकती, जब न्यूक्लियस के अंदर किसी चीज ने एंटर होना हो, अनलेस अंटिल दिस इंपॉर्टेंट प्रोटीन नॉट अटैच विद दैट पर्टिकुलर थिंग। और यहाँ पे हमारे पास चीज क्या है, स्टार्ट प्रोटीन। अब स्टेट प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एंटर होना है, तो न्यूक्लियस में एंटर होने के लिए, फॉर द एंट्री इनटू द न्यूक्लियस, दिस इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैज टू बी अटैच विद दैट स्टेट प्रोटीन। स्टेट प्रोटीन को इंपॉर्टेंट प्रोटीन से अटैच होना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन नॉट एंटर इनटू द न्यूक्लियस। मतलब ये कोई ऐसा मटेरियल है जो कि बेसिकली चीजों की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है टू गेट एंटर इनटू द न्यूक्लियस। कोई भी चीज, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कोई भी चीज न्यूक्लियस में एंटर नहीं हो सकती अनलेस अंटिल द इंपॉर्टेंट प्रोटीन गेट्स अटैच विद दैट पर्टिकुलर थिंग। Either it is a star protein or either it is anything which you want to enter into this nucleus, right? अब क्या होगा, no, this important protein attached with the star protein will enter into the nucleus, right? और वो कहाँ से एंटर होती है, ये आप लोग ये एरिया देख सकते हो, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, थ्रू विच दिस स्टार्ट प्रोटीन अटैच विद द इंपॉर्टेंट प्रोटीन विल बी एंटरिंग इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम नंबर डी के अंदर, डायग्राम नंबर डी के अंदर, यू नो द स्टार्ट प्रोटीन हैज एंटर्ड इनटू द न्यूक्लियस। नो व्हाट विल हैपन, नो दिस स्टार्ट प्रोटीन विल
activate the transcriptional factor. TF का क्या मतलब है? Transcriptional factors. So when transcription factors will be activated, there will be the transcription and translation of the DNA, and ultimately there will be formation of new protein and new synthesis of the डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये जीएनए को ओपन करते हैं, उस एरिया को, उन जीन्स को ओपन करते हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर उसके मुताबिक प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन करके। ठीक है, तो ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ना, ये ज्यादातर चीजों को एक्टिवेट करने में या नई चीजें प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं, जिस तरह इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन में, ठीक है, या ग्रोथ में, एज वी ऑलरेडी नो, ये दीज एंजाइम एंड एंजाइमिक रिसेप्टर आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड सेल डिवीजन एंड सेल प्रोलिफरेशन, मतलब जो चीज जहां पर चीजों की तादाद को बढ़ाना है बाय ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये ग्रोथ में और इस किस्म की चीजों को एक्टिवेट करने में, ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है, ये वाले रिसेप्टर्स। ठीक हो गया, नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन विद यू पीपल। ठीक हो गया, ओके। जस्ट जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं वो ही सारे इसमें लिखी हैं। क्या होता है? लाइगेंड अटैच विद द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। लाइगेंड क्या होगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस होंगे इनके लाइगेंड। डाइमराइजेशन अकर एंड टू रिसेप्टर फॉर्म, ओके। JAK protein is present in the intracellular surface of the cell membrane. I have already discussed it. In this pathway, JAK protein is not attached with the tyrosine receptor, unlike kinase receptor. ये मैंने ऑलरेडी बात बता चुका हूँ। So when the ligand attach with the receptor, it is activated. ये receptor activate हो जाते हैं। These JAK proteins do phosphorylation of the opposite receptors. ठीक है, ये activate हो जाती हैं और ये opposite side की क्या करती हैं? Opposite receptors की क्या करती हैं? Phosphorylation. So phosphate attach with both receptors. जैसे कि ये शक्ल में आप लोगों ने देख लिया, ये देखो, ये पिंक कलर के क्या है? रिसेप्टर्स हैं, सॉरी फॉस्फेट्स हैं। ये पिंक कलर के क्या है? फॉस्फेट्स हैं, ओके। एंड दिस फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। मैंने आपको बता चुका हूं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। दिस इज नॉट ऑटो फॉस्फोराइलेशन बिकॉज जैक प्रोटीन इज नॉट अटैच विद द टायरोसिन रिसेप्टर डायरेक्टली। ठीक है ना, ये डिफरेंस है, याद रखना है। रिमेंबर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांस एंड ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ये ट्रांस और ऑटो फॉस्फोराइलेशन में ये डिफरेंस है। ओके, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? स्टेट प्रोटीन, ये जो मैंने चीजें बताई नहीं वही है, ये आप थ्योरी की फॉर्म में, ताकि अगर इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द पेपर, राइट ए नोट ऑन जैक स्टेट पाथवे, यू विल मस्ट नो व्हाट इज मीन बाय जैक स्टेट पाथवे, राइट? Star protein is activated due to the phosphorylation and enters into the nucleus. Sp2 domain detach after dimerization. अच्छा, ये जो स्टैट प्रोटीन है ना, इसकी भी डायमराइजेशन होती है, जो कि मैंने उधर शो नहीं किया हुआ, मतलब इसकी भी आगे दो जो है ना वो स्टैट प्रोटीन्स बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उधर एक ही शो की है। ठीक हो गया, ये स्टैट प्रोटीन की भी डायमराइजेशन होती है। जब ये एक्टिवेट होती है ना, तो ये मल्टीपल स्टैट प्रोटीन्स बन जाती हैं, फिर वो मल्टीपल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, आप लोग ये देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि स्टैट प्रोटीन एक्टिव होगी, यहाँ पे फिर इसकी भी डायमराइजेशन होगी, मल्टीपल स्टैट प्रोटीन बनेगी, फिर वो मल्टीपल जो है ना वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के जरिए, इधर और भी कोई न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होगा, इधर कोई और भी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो जो डिफरेंट स्टैट प्रोटीन्स की बनेगी ना, वो इन मल्टीपल पोर कॉम्प्लेक्स के एंटर होना शुरू हो जाएंगे न्यूक्लियस में, और वहाँ पे क्या एक्टिवेट करेंगे? किसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, राइट? Okay. Star protein detached from the phosphate after activation. Okay. Important protein attached at a nuclear localized signal. मैंने बता दिया important protein. If important protein not attached with the star protein, then star protein doesn't enter into the nucleus. It is mandatory to attach important protein with anything entering the nucleus. And this is we can say that is a trafficking into the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जब भी कोई चीज की ट्रैफिकिंग, मतलब होता है किसी के अंडर होना, ट्रैफिक से निकला, ये मूविंग मूवमेंट से, ट्रैफिक मूवमेंट करना, तो उधर से निकला कोई भी चीज उस वक्त तक न्यूक्लियस में एंटर नहीं हो सकती, unless until the important protein gets attacked with that particular thing, either it is star protein or anything entering, right? But this process happens in the cytoplasm. Okay, फिर क्या होता है? Now star protein enters into the nucleus and activates the transcriptional factors. Due to this, translation occur and protein synthesis occur. मतलब multiple new things will be formed. ठीक है? So here, if somebody has any question, he or she can ask. Otherwise, we have done uh, with respect to uh, जैक सेल पाथवे। ओके, ये नीचे इसके फंक्शन में लिखे हुए हैं। सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है, सेल डेथ, एब एप्टोसिस में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिस्टम एब एप्टोसिस में, राइट? तो इसका रोल इन पैथोफिजियोलॉजी में इसका रोल है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों में नेक्स्ट इज इंसुलिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्या है? इंसुलिन रिसेप्टर्स। क्या मतलब है? आपको पता है इंसुलिन जो है हार्मोन है, जो कि पैंक्रियाज के बीटा सेल से जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ओके, वो स्टोरी क्या है बेसिकली? पहले हम इस बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स, पहले आप लोग स्टोरी सुनो, बड़ी आसान सी आप लोगों को आती है ऑलरेडी। अगर भाई आप लोगों का स्टमक है, ठीक है, आप लोगों ने ग्लूकोज को इनटेक किया। क्या किया? ग्लूकोज इनटेक किया आपने। क्या किया है? ग्लूकोज इनटेक, राइट? मतलब ये ग्लूकोज आपके यहाँ पे आ गया, आपकी आपके स्टमक में। ठीक है, फिर क्या हुआ? यहाँ से ग्लूकोज गया, और फिर यहाँ से यहाँ से गया ब्लड में। ऐसे ही है ना भाई? यहाँ से गया ब्लड में, ब्लड से फिर कहाँ गया? फिर उधर से घूमता हुआ किधर गया?
हार्ट की तरफ यहाँ से, ठीक है। अब होता है ना, यहाँ से पोर्टल वेन होती है, अब कोई भी चीज़ खाती हो वो पोर्टल वेन से यहाँ से आती है, ठीक है। चलो हम यहाँ से पोर्टल वेन बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? पोर्टल वेन, ये क्या है? पोर्टल वेन, पोर्टल वेन की तरफ आती है। फिर यहाँ से आपको ग्लूकोज की तरफ जाएगा, लीवर की तरफ, किधर जाएगा? लीवर, ठीक है। फिर यहाँ से वेन किधर किधर जाएगा? हार्ट की तरफ, मतलब घूमता घुमाता, ठीक है। फिर किधर आएगा? पैंक्रियास, फिर किधर आएगा? पैंक्रियास की तरफ। ये आप लोगों को पैंक्रियास है। और ये क्या, मैं कहता हूँ ये पैंक्रियास के बीटा सेल है। ये क्या है दी दादी? बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास। तो ग्लूकोज अब इधर आ गया, ठीक हो गया। जब ये ग्लूकोज इधर आता है तो ये ग्लूकोज बेसिकली इन बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं। ये क्या है? बीटा सेल। ये वही बीटा सेल है जिनको आप बीटा सेल या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम की सेल है, ये वही वाले आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्लूकोज है, मतलब अब हम सारे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, इस ग्लूकोज की, इस ग्लूकोज की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। ये ग्लूकोज इधर से आया था, ये सारा लीवर में, ठीक है, लीवर से। जाहिर सी बात है, जैसे कोई आप ये खाते हो जिस सिस्टम के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रही होती है, तो ये वही वाला पाथ है मैंने बताया, ठीक है। हार्ट से फिर इधर आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी आप चीज़ खाते हो वो जनरल सर्कुलेशन में आएगी, और जनरल सर्कुलेशन में फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, वहाँ पे ग्लूकोज जाता है और वहाँ से क्या रिलीज करवाते हैं? इंसुलिन। अब ये बीटा सेल क्या है? अब बेसिकली आपको पता है ना, जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो भैया इसी वजह से ये जो ग्लूकोज आपके यहाँ से एब्जॉर्ब होकर लीवर में, फिर हार्ट में, फिर वहाँ से पैंक्रियाज की तरफ आया, ये जो ग्लूकोज आपने खाया ये अब क्या रिलीज करवाएगा? इंसुलिन। इस चीज़ को रिलीज करवाएगा ये बीटा सेल से, इंसुलिन को रिलीज करवाएगा, इंसुलिन, ठीक है। और फिर वो इंसुलिन किधर जाएगी? ब्लड के जरिए, ठीक है। फिर ब्लड के जरिए वो घूमती घुमाती ऐसे सेल्स में जाएगी जहाँ पे उसने ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक मसल का सेल है, ये मस्कुलर सेल है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? ये इसको ब्लड सप्लाई भी है, इसके इर्द ब्लड वेसल भी है, इसके इर्द क्या है? ब्लड वेसल भी है, ठीक है। ये रेड वाली जो है ब्लड वेसल है। तो इंसुलिन अब जाहिर सी बात ब्लड में घूम रही है, क्योंकि आपने ग्लूकोज खाया है, तो इंसुलिन भी रिलीज हुई थी बीटा सेल से, और वो ब्लड में गई और ब्लड में घूम रही है। अब उस इंसुलिन ने क्या करना है? वो जो ग्लूकोज आपके ब्लड में आया हुआ है, जो कि आप लोगों ने खाया है ज्यादा सारा ग्लूकोज, आपने ज्यादा सारा ग्लूकोज खाया, अब उस इंसुलिन ने इस ग्लूकोज के क्या करना है? सेल के अंदर क्या करवाना है? एंटर करवाना है उस ग्लूकोज को। और ग्लूकोज जो है ना वो नॉर्मली डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, ये ना ऐसे डिफ्यूजन के जरिए से। अब पता है सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव चीजों को अपने अंदर से गुजर देती है, ग्लूकोज की भी नहीं गुजरने देती, ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब ये जो इंसुलिन है ये बेसिकली इधर आएगी अपने रिसेप्टर के ऊपर, ये जो भी सेल है अपने रिसेप्टर के ऊपर आएगी, और फिर वो रिसेप्टर अंदर सिग्नल ट्रांजेक्शन चलाएगा, और फिर वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो अंदर आएगा। तो ये मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ पहले, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर। अब वो ये वाले रिसेप्टर हैं जो उस ग्लूकोज सेल को अंदर लेके आएंगे, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का काम क्या है, सॉरी इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज के सेल के अंदर ले आना, ताकि वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एटीपी बना सके। हम कहते हैं ना कि भाई एवरी सेल नीड ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे आते हैं? इंसुलिन बेसिकली उसको सेल के अंदर डिफरेंट सेल, वो लीवर का सेल भी हो सकता है, वो मसल का सेल भी हो सकता है, वो कोई और भी सेल हो सकता है, ठीक है। या ऐसे सेल जहाँ पे इंसुलिन अपना काम करती है, और किस तरह वो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले। अब हम वो वही वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वही वाले रिसेप्टर्स पढ़ेंगे जिनके जरिए से ग्लूकोज डिफरेंट सेल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इनको बेसिकली क्या कहते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर्स। ये मैंने आपको पहले स्टोरी बताई है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं उस स्टोरी की तरफ, बिल्कुल वेरी इजी स्टोरी है। अब ये देखो, ये वही वाले रिसेप्टर हैं जिन्होंने ग्लूकोज को क्या करना है? सेल के अंदर लेके आना है। और ये उस सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। जैसे पीछे मैंने ये सेल नहीं बनाया, ये वाला, ये वाला ग्रीन वाला ये सेल, इसी तरह अब उसी सेल को मैंने ऊपर बड़ा कर दिया, और उसी के ऊपर ये आप इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब यार इसमें इंसुलिन आई, और ये कौन सा रिसेप्टर है? टायरोसिन रिसेप्टर, ठीक है। और फिर नीचे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जैक स्टैट है, जैक स्टैट बात हमने पीछे पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पे लिसन, यहाँ पे स्टैट प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जैक प्रोटीन है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक डिफरेंस है, बहुत से सुना है आप लोगों ने। यहाँ पे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी हो सकते हैं इंसुलिन के, और जैक एंजाइम भी हो सकता है। काम एक्चुअल में काम क्या है यहाँ पे? सिर्फ टायरोसिन रिसेप्टर की फास्फोराइलेशन करनी है, ये वाली फास्फोराइलेशन, ये वाली, ठीक है। तो आगे फिर क्या होगा? वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि देखो मैंने कहा था ना, जब हम एंजाइम रिसेप्टर पा रहे थे, मैंने ये कहा था कि विद सम मॉडिफिकेशन, मैंने क्या कहा था? विद सम मॉडिफिकेशन एंजाइम रिसेप्टर आर सिमिलर विद ईच अदर, लेकिन सिग्नल ट्रांजैक्शन आगे डिफरेंट होगी। तो कुछ कुछ सिग्नल ट्रांजैक्शन सिमिलर होती है, कुछ कुछ जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे इंसुलिन रिसेप्टर केस में डिफरेंट है, जैक स्टैट पाथवे में डिफरेंट थी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इन केस ऑफ जनरल मैकेनिज्म दैट वाज डिफरेंट। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे जब इंसुलिन आके अटैच होगी रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर की फास्फोरिलेशन होगी, वो यहाँ पे टायरोसिन काइनेज भी हो सकता है, और वो यहाँ पे जैक एंजाइम भी हो सकता है। अगर जैक एंजाइम होगा तो ट्रांसफास्फोराइलेशन होगी, राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और अगर टायरोसिन काइनेज होगा तो फिर ऑटोफास्फोराइलेशन होगी। तो कोई भी यहाँ पे एंजाइम रिसेप्टर हो सकता है, वो जैक स्टैट
सॉरी वो जैक एंजाइम्स के थ्रू भी लिंक हो सकता है, और वो टायरोसिन काइनेज के थ्रू भी वो टायरोसिन रिसेप्टर लिंक हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, रिसेप्टर को ऑन करना। तो वो जैक एंजाइम भी हो वो भी ऑन कर सकता है, ठीक है। और अगर वो जो है वो टायरोसिन काइनेज हो तो वो भी ऑन कर सकता है। तो यहाँ पे रिसेप्टर की जो फॉस्फोराइलेशन दैट इज मैंडेटरी। तो वो जैक एंजाइम भी कर सकता है, वो काइनेज एंजाइम भी कर सकता है। मकसद क्या है, टायरोसिन रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन, ताकि मजीद आगे सिग्नल ट्रांजेक्शन चल सके, राइट। यही हमारा काम है, ओके। अब यहाँ पे जो शो हुआ वो जैक एंजाइम है, यहाँ पे काइनेज एंजाइम भी हो सकता है, लेकिन फिर वो क्या होगा, वो रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, और उस केस में क्या होगी, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर जैक एंजाइम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। अल्टीमेटली रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ओके। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट व्हेन द रिसेप्टर विल बी फॉस्फोराइलेटेड। तो क्या होगा, एक और प्रोटीन होती है सेल के अंदर, उसको हम क्या क्या कहते हैं, IRS। इसका क्या मतलब है, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। IRS क्या है, इंसुलिन, ये क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन रिसेप्टर, क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। ये एक्टिवेट हो जाती है जैसे रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर की क्या होती है, फॉस्फोरिलेशन। फिर ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट क्या करती है, एक और एंजाइम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, PI3 काइनेज। PI3 को क्या मतलब है, फॉस्फोइनोसिटॉइड थ्री काइनेज। PI3 काइनेज का क्या मतलब है, फॉस्फोइनोसिटॉइड थ्री काइनेज, ये एंजाइम है। ये जो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है, ये इस फॉस्फोइनोसिटॉइड थ्री काइनेज को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। क्या मतलब, इसकी फॉस्फोरिलेशन कर देती है डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर। फिर ये फॉस्फोइनोसिटॉइड थ्री काइनेज क्या करता है, ये जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक फॉस्फोलिपिड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। पहले आप लोगों ने एक और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट पढ़ा हुआ है, दैट इज इन केस ऑफ GQ सिस्टम। जी प्रोटीन कपल चैप्टर में हमने वो एक लिपिड पढ़ी थी, जिसको PIP2 कहते हैं। और ये क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है। ये क्या है, ट्राइफॉस्फेट। वहां पे क्या था, डाइफॉस्फेट, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा, किसको, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट को। फिर ये जो लिपिड है, ये एक और आगे एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, PKB, प्रोटीन काइनेज बी। किसको एक्टिवेट कर दिया, प्रोटीन काइनेज बी। और ये जो प्रोटीन काइनेज बी है, इसका एक और नाम भी होता है, इसको AKT भी कहते हैं। क्या कहते हैं, AKT। इसका दूसरा नाम क्या है, AKT। AKT इट इज सेकंड नेम फॉर द प्रोटीन काइनेज बी। डिफरेंट प्रोटीन काइनेज पढ़े हो ना, प्रोटीन काइनेज A, प्रोटीन काइनेज बी। आप लोगों के एग्जाम में सवाल आता था कि सर प्रोटीन काइनेज बी कोई कोई फंक्शन हो सकता है, ये आज ये फंक्शन देखो प्रोटीन काइनेज बी का। फिर हमने प्रोटीन काइनेज सी पढ़ा था GQ सिस्टम के अंदर इन द प्रीवियस डिस्कशन, ठीक है। तो ये प्रोटीन काइनेज बी है, और इसको इसका दूसरा नाम क्या है, द सेकंड नेम फॉर द प्रोटीन काइनेज बी इज AKT। क्या है, AKT। अच्छा, और इसलिए ये जो सारा इंसुलिन रिसेप्टर का पाथवे है, इसलिए इसको AKT पाथवे भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम पूरे पाथवे का, AKT पाथवे। ये पूरा इंसुलिन रिसेप्टर का जो पाथवे है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर प्रोटीन काइनेज बी क्या करेगा यहाँ पे। अब ये देखो, ये आपको अंदर ये आगे डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। जो एक वेसिकल है, जो क्या है, ये देखो वेसिकल है। ये वेसिकल के अंदर आपको ये डिफरेंट चैनल्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं। दीज चैनल्स आर बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ये जो वेसिकल्स है ना, ये दीज वेसिकल बेसिकली कंटेन दीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। और ये PKB क्या करता है, इस वेसिकल की फॉस्फोरिलेशन कर देता है, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था रेनल सिस्टम में वैसोप्रेसिन का, तो वो GS सिस्टम से लिंक होता है, उसका रिसेप्टर GQ है। फिर वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है, और वो एक्वापोरिन चैनल्स के वेसिकल की फॉस्फोरिलेशन करता है। और फिर वो एक्वापोरिन क्या होते हैं, वो जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होती है प्रिंसिपल सेल की, उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाते हैं, और फिर वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे वही वाला मिलता जुलता मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन काइनेज बी क्या करते हैं, इस वेसिकल की फॉस्फोरिलेशन करते हैं। जब इसकी फॉस्फोरिलेशन करते हैं ना, तो ये वेसिकल मूव करता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दैट सेल, जिसके अंदर ग्लूकोज ने एंटर होना है, ठीक है। ये सारा सारी स्टोरी देखो किस तरह चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये वेसिकल की फॉस्फोरिलेशन होती है ना, तो यहाँ पे दो प्रोटीन्स होती हैं, ये जो आपको पिंक कलर की एक और ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोटीन्स हैं, एक प्रोटीन है सेंटैक्सिन, और ये क्या होती है, साइनेप्टोब्रेविन। ये क्या होती है, साइनेप्टोब्रेविन। तो ये दो डिफरेंट प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, ये जो साइनेप्टोब्रेविन और सेंटैक्सिन, ये दो प्रोटीन्स हैं। जो साइनेप्टोब्रेविन है ना, क्या है, साइनेप्टोब्रेविन, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेसिकल। ये देखो, ये जो पिंक कलर की है, पिंक कलर की जो वेसिकल के साथ अटैच है, ये साइनेप्टोब्रेविन है। और ये जो ग्रीन कलर की जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ये सेंटैक्सिन प्रोटीन है। ये दो प्रोटीन है, इन दो प्रोटीन को स्नेयर प्रोटीन कहते हैं। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये स्नेयर प्रोटीन है। क्या, स्नेयर प्रोटीन। तो जब ये वेसिकल की फॉस्फोरिलेशन होती है ना, तो ये मूव करता है किसकी तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। और फिर ये दोनों मेम्ब्रेन, सॉरी, ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं, ये इस तरह एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड। और ये वेसिकल बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है। अब मतलब आप लोग कह लो कि सेल के सेल मेम्ब्रेन से हिल नहीं सकता, ये मतलब लॉक हो जाती हैं दोनों आपस में इस तरह। कौन सी, सेंटैक्सिन जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, और साइनेप्टोब्रेविन जो कि वेसिकल के ऊपर है। साइनेप्टोब्रेविन वेसिकल के ऊपर है, और सेंटैक्सिन की तरह है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज। जब ये वेसिकल की फॉस्फोरिलेशन होती है, कब, जब प्रोटीन काइनेज बी एक्टिवेट होता है, उसको कौन एक्टिवेट करता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3,4,5
ट्राइफॉस्फेट या फॉस्फेटाइनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट हम लोग कह सकते हैं। तो ये इस तरह ये वेसिकल एक्टिव। अब फिर ये क्या करता है, ये मूव करता है टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ये वेसिकल इस तरह मूव करता है किधर, सेल मेम्ब्रेन। और फिर क्या होता है, ये जो इसके पास ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है, ये देखो ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है इनके पास, ये क्या हो जाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं ये देखो ये। और अब क्या होगा, जो ग्लूकोज जो कि जिसने सेल के अंदर एंटर होके अंदर मेटाबॉलिज्म कर, सेल मतलब जाहिर सी बात है हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर होता है तो सेल अपनी एटीपी एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जिस सेल की भी हम बात कर रहे थे नीचे, ये देखो ये इस सेल की हम बात कर रहे थे ना, इस सेल की, तो इस सेल के ऊपर ये सारा मैकेनिज्म चला है, और फिर ये जो ट्रांसपोर्टर थे इधर इंसर्ट हो गया, और अब ग्लूकोज इस सेल के अंदर आ गया, और ये सेल अपनी एनर्जी बनाना शुरू कर देगा, ग्लाइकोलाइसिस से इधर आगे सारा इसका प्रोसेस चलना शुरू हो जाए। तो सो दिस इज द बेसिकली द इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन रिसेप्टर इस पाथवे के थ्रू जो है वो काम करती है। और समबडी में आस्क यू इंसुलिन रिसेप्टर की कौन सी टाइप है, तो आप लोगों ने क्या कहना है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पाथवे है, हम कौन से रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, और काइनेज लिंक रिसेप्टर और जैक पाथवे। ठीक है, तो जैक पाथवे बेसिकली सब टाइप है किसकी, एंजाइम एंड एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स की, क्योंकि डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स शामिल है। क्यों, क्योंकि काइनेज, टायरोसिन काइनेज भी एंजाइम है, जैक भी एंजाइम है। ठीक हो गया। तो ये थी इंसुलिन रिसेप्टर की स्टोरी। अब हम जरा सीधी स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी में क्या लिखे। ये देखो ये इंसुलिन रिसेप्टर है, जो वही मैकेनिज्म जो भी मैंने आप लोगों को बताया। इंसुलिन एक्ट एज ए लाइगेंड, ठीक है, अटैच विद द टायरोसिन रिसेप्टर ड्यू टू अटैचमेंट रिसेप्टर एक्टिवेटेड टू जैक प्रोटीन दैट आर अटैच विद रिसेप्टर टू फॉस्फोरिलेशन ऑफ अपोजिट रिसेप्टर्स। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे जैक एंजाइम भी हो सकता है, यहाँ पे काइनेज एंजाइम भी हो सकता है। तो अगर जैक होगा तो फिर ट्रांसफॉस्फोरिलेशन होगी, और अगर टायरोसिन काइनेज है तो फिर क्या होगा, ऑटोफॉस्फोरिलेशन। नो दीज फॉस्फेट अटैच विद इंसुलिन रिसेप्टर सब्सट्रेट IRS1 एंड एक्टिवेट, और वो एक्टिवेट हो जाती है। दिस इंसुलिन रिसेप्टर सब्सट्रेट 1 प्रोटीन एक्टिवेट्स PI3 काइनेज, फॉस्फो इनोसिटॉइड 3 काइनेज, अभी हमने पढ़ लिया, थ्रू फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये देखो जैसे अभी हमने इधर पढ़ा है, ये देखो ये फॉस्फो इनोसिटॉइड 3 काइनेज को एक्टिवेट कर देती है, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, when phosphoinositol 3 kinase gets activated, then it activates the phosphatidyl inositol 345 triphosphate, which is later present in the cell membrane and involved in the signal transduction, right? अब क्या होगा, दिस phosphatidyl inositol 345 triphosphate activates another protein called प्रोटीन काइनेज बी, और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, AKT प्रोटीन। क्या नाम है, AKT प्रोटीन। एक प्रोटीन काइनेज बी डू फॉस्फोरिलेशन ऑफ द वेसिकल, दैट वेसिकल मूव टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, वेसिकल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। और इस इन वेसिकल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक हो गया, दिस वेसिकल कैरी द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4 एंड मूव टुवर्ड दिस। अच्छा, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट सेल में डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, और ये 7 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की टाइप्स हैं। किसी सेल में 1 होता है, किसी में 4, किसी में 3, एक्सेट्रा, कहीं पे 2 होता है। ठीक है, some other protein are also attached with the vesicle called snare protein, ऐसे अभी मैंने बता दिया। snare protein is a group of protein, one is syntaxin and second one is synaptobremin। syntaxin किधर है, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है सेल की, और synaptobremin किधर अटैच है, वेसिकल के साथ। ठीक है, इट कॉजेज द फ्यूजन और द अटैचमेंट ऑफ द वेसिकल टू द सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों प्रोटीन अब क्योंकि लॉक हो जाती हैं, और वो वेसिकल बिल्कुल लॉक हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, और फिर वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को इंसर्ट कर देते हैं किधर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। फिर आगे रेस्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, ये वन टाइप ऑफ स्नेयर इज अटैच विद द वेसिकल, कौन सी, साइनेप्टोब्रेविन। कौन सी वेसिकल के साथ अटैच है, साइनेप्टो साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, एंड अदर टाइप अटैच विद सेल मेम्ब्रेन, और वो कौन सी है, सिंटैक्सिन प्रोटीन, सिंटैक्सिन प्रोटीन। ठीक हो गया। आफ्टर द अटैचमेंट द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4 आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मेम्ब्रेन, किसमें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ड्यू टू दीज ट्रांसपोर्टर्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। फिर आगे डिफरेंट चीजें, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, मैंने अभी बताया है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कितने टाइप है, 7। इन मसल एंड लिवर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4 इज प्रेजेंट। इन द बेटा सेल एंड किडनी ग्लूकोज सॉरी ग्लूट टू ग्लूट का क्या मतलब, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, 2 इज प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक, दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द इंसुलिन रिसेप्टर। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी हैव डन विद इंसुलिन रिसेप्टर्स। जी, एनी क्वेश्चन।